नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 8 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है द बेस्ट व्यूज कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। बिल्कुल सही बात है, जब आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तभी वहां से एक सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। यानी कि आप मेहनत करेंगे तभी आपको सफल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो ये यहाँ पे कौन सा कथन सही पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला कथन है, यह मार्च 2020 में सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। बिल्कुल सही बात है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पे कथन नंबर ए और बी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है और इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है। यह योजना 2023 में खत्म हो रही है, दिसंबर 2023 में, इसलिए इसको बढ़ाया जाएगा। सरकार एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य सब्सिडी पर 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए की अधिक खर्च करेगी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में अगर बात करें तो यह 2020 में सरकार द्वारा एक घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। यह योजना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसके तहत गरीब परिवारों को प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल या 1 किलो साबुत दाना मुफ्त में दिया जाता है। साबुत का दाना जो है वो बोला। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, गरीब कल्याण योजना इंश्योरेंस स्कीम फॉर द हेल्थ वर्कर इंश्योरेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख फॉर 90 डेज टू 22.12 लाख पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड कम्युनिटी। इसमें ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें एक्सीडेंटल लॉस भी है, जो जो कोविड की वजह से मतलब डेथ कर गए थे। ये सब सारा चीज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये वो अन्न योजना था, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। इसमें क्या क्या होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय नौसेना ने नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या रखा है, जिसका अनावरण अभी हाल ही में 6 नवंबर 2023 को सूरत में आयोजित एक समारोह में किया गया है? तो इसका जो नाम है ये सूरत नाम ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये क्या है? मिसाइल विध्वंसक है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का जो प्रोजेक्ट भारत का जो प्रोजेक्ट 15B चल रहा है, उसमें हम लोग 4 स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का निर्माण किए हैं। उसका नाम क्या क्या है? और ये उसमें चौथा जो नाम है वो सूरत है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है, गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और वहाँ पे नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी उपस्थित है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह पहला युद्धपोत है जिसका नाम गुजरात के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार है कि किसी युद्धपोत के शिखर का अनावरण उसी शहर में किया जा रहा है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक सूरत शहर भारत और अन्य कई देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र था। सूरत शहर का जहाज निर्माण कार्यों का भी एक समृद्ध केंद्र है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन कौन सा 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक बनाया गया है? तो पहला बनाया गया है विशाखापट्टनम, ये नाम है ना। उसके बाद मुर्मू गांव, और उसके बाद तीसरा है इम्फाल, और चौथा है सूरत। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। विशाखापट्टनम, इम्फाल और मुर्मू गांव। और उसके बाद इस बार हुआ है चौथा, लास्ट इसका, वो क्या नाम है? चौथा आपका ये नाम है, सूरत नाम है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब गुजरात की बात करें तो जो हैं कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, और बर्ड यहाँ का नेशनल जो राष्ट्रीय बर्ड है वो राजकीय बर्ड वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो। और यहाँ पे 33
क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुकूल अंतराल रिपोर्ट यानी कि एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, विश्व बैंक और द्विपक्षीय स्रोतों से जलवायु अनुकूलन निधि 2021 में 15% घटकर लगभग 21 मिलियन डॉलर हो गई है। दूसरा कथन है, कई विकासशील देशों में घरेलू बजट अनुकूलन के लिए वित्त पोषण के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही आंसर है। ठीक है, इसका हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। हाल ही में विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन निधि में 15% की गिरावट आई है। अनुकूलन अंतर रिपोर्ट 2023 इसके अनुसार विश्व बैंक और द्विपक्षीय स्रोतों में जलवायु अनुकूलन फंडिंग 2021 में 15% से घटकर 21 बिलियन डॉलर हो गई है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, कई विकासशील देशों में घरेलू बजट अनुकूलन के लिए धन से सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ठीक है, 85% से अधिक देशों के पास कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर का अनुकूलन योजना उपकरण है, ये याद कर लीजिएगा। विकासशील देशों की वित्त आवश्यकताएं अब अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त प्रवाह से 10 से 18 गुना अधिक हो गई है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में आयोजित होगा। ठीक है, और कहाँ पे किया जाएगा, तो बांग्लादेश में किया जाएगा। इसने विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में 14 से 10 वोटों से बोली जीत ली है। विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस 3 नवंबर 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी और कांग्रेस में एशियाई महाद्वीप के 24 सदस्य भाग लिए थे। 24 सदस्य जो देश है वो भाग लिए थे। बांग्लादेश और चीन में दो ऐसे देश थे जिन्होंने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में बोली लगाया था, आवेदन दिया था। और इसमें कौन जीत लिया है बोली, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का बात करें तो राजधानी ढाका है, यहाँ का टका है करेंसी, और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट जो है महमूदुल्लाह शहाबुद्दीन है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, शहाबुद्दीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 6 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 6 नवंबर। ठीक है, युद्ध और सशस्त्र में ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के द्वारा युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए ये 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 27 मई 2016 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा सशस्त्र संघर्ष से जोखिम को कम करने में स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र और अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसाधनों की भूमिका को मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव अपनाया गया था। कोटी अट्टा अन्नान घाना के एक राजनीतिक थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव के रूप में कार्य किया था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषा माइक्रोसाइट्स लॉन्च किया है। बहुभाषा माइक्रोसाइट्स कौन लॉन्च किया है, तो ये अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, केरल। ठीक है, ये माइक्रोसाइट्स केरल के तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन माइक्रोसाइट्स को न केवल राज्य की समृद्ध विरासत को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि यह प्रमुख धार्मिक स्थलों के महत्व को भी उजागर करेगा। माइक्रोसाइट्स में से एक प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर पर ध्यान केंद्रित करेगी और हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सहित विभिन्न भाषाओं के दर्शनों की ज़रूरतों की पूरी करेगी। ठीक है, इसका उद्देश्य है तीर्थ यात्रा के अनुभव को सहज बनाना और आगंतुकों की सहायता करना। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा।
केरल पर्यटन विभाग सबरीमाला माइक्रोसाइट्स के विकास और रख रखाव के लिए 61.36 लाख रुपए खर्च करेगी। यह अन्य माइक्रोसाइट राज्य की इस्लामिक परंपरा, त्योहारों, कला रूपों और पूजा स्थलों पर केंद्रित है, ये याद कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है केरल सरकार के द्वारा। अब केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में IRDA ने मौजूदा बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति का जो अध्यक्ष हैं ये जे मीना कुमारी होंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जे मीना कुमारी। ठीक है। IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें एक टास्क फोर्स गठन किया है। ठीक है, किस लिए? तो बैंक इंश्योरेंस की समीक्षा के लिए, है ना। उसके बाद यह समिति पॉलिसियों की गलती बिक्री, जबरन बिक्री की शिकायतों की क्षमता पर भी समीक्षा करेगी। यह मौजूदा बैंक इंश्योरेंस मॉडल की प्रभावशीलता का भी अध्ययन करेगा और दक्षता में सुधार के तरीके की भी सिफारिश करेगी। ये जे मीना कुमारी टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में काम करेगी। अन्य सदस्य IRDAI के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। टास्क फोर्स 2 महीने में ये रिपोर्ट सौंपेगी, याद कर लीजिएगा। ठीक है। बैंक को बीमा कंपनी से कमीशन मिलता है। बीमाकर्ता को बैंक के वितरण नेटवर्क से भी लाभ होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसीलिए इसका इस कमेटी का गठन किया गया है कि कहीं पे इसमें झोल झाल तो नहीं किया हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ईडी की सिफारिश पर कितने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित किया है? तो अभी केंद्र के ईडी के सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अभी 22 ऐसे सट्टेबाजी यानी कि बेटिंग प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है और उसमें महादेव बेटिंग ऐप भी शामिल है, यह याद कर लीजिएगा। महादेव बेटिंग ऐप याद कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले ये खबरों में भी था, अभी हम लोग इसमें देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महादेव बुक और रेडी अन्ना प्रिस्टोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइट को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह कार्यवाही अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद हुई है। ठीक है। इस छापेमारी से ऐप के अवैध संचालन का भी खुलासा हुआ। इसमें कपिल शर्मा, रणवीर सिंह, ये सब सारे लोग को बुलाया भी गया था। ठीक है। रणवीर सिंह जो है उसको भी यहाँ पे रणवीर कपूर को बुलाया गया था कि आप जो है इसके बारे में आपके पास पैसा कहाँ से आया। ठीक है ना। तो महादेव जो ऐप बनाया था, महादेव बुक ऐप, वो ये इसका मालिक दुबई में कुछ फंक्शन वगैरह कर रहा था और उसी में अथाह पैसा खर्चा किया, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे सारे लोग को ईडी का नोटिस गया था कि आप भी आइए और आप बताइए। आरोपी भीम सिंह यादव छत्तीसगढ़ के पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर है और दूसरा आरोपी असीम दास, ये दोनों प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, सितंबर में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी की पेशकश करके प्रति माह 450 करोड़ रुपए कमाए हैं, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, निदेशन ईडी का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो कितना सट्टेबाजी ऐप को बंद किया गया है? प्रतिबंधित 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सलीमुल हक, ये जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये वे किससे जुड़े हुए थे? तो यह एक जलवायु परिवर्तन थे, जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट थे, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है। जलवायु न्याय के एक प्रमुख वकील और ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो बांग्लादेश के रहने वाले थे, ये याद कर लीजिएगा ना, बांग्लादेश। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है?
तो ये मनाया गया है 7 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ऑप्शन नंबर सी 7 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पता लगाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत में 2014 से हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। यह 7 नवंबर को वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में हर साल कैंसर से लगभग 11 लाख नए मामले आते हैं और 50% कैंसर का दर से पता चलने का मुख्य कारण अशिक्षा, जागरूकता की कमी और डर और कलंक का है। ठीक है, भारत में 70% कैंसर यानी कि 40% तंबाकू से होता है और 20% संक्रमण अन्य और 10% अन्य से होता है। संभावित रूप से परिवर्तन और शोध रोकथाम योग्य जोखिम कारक के कारण होते हैं। विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को। ठीक है, चलिए, मतलब कैंसर जागरूकता दिवस। अब कुछ नवंबर के दिवस। विश्व शाकाहारी दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य उत्सव कर्नाटक का स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑयल सोल्ट्स डे ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। परुमाला फेरुननन ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जेलीफिश दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सैंडविच दिवस ये भी 3 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नाचोस दिवस ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। तो दिवस से एक क्वेश्चन तो फिक्स है फ्रेंड, 1 मार्क्स तो आपको आना ही आना है, यह याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, हमारा ये वीडियो जो है आपका बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप बने रहिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।